हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 7वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 7वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई, ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए 7वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 7वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि BAC से यहां पर 36 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से BAC से यहां पर 36 लिखा गया है, सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि DCE से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई, यहां पर देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर BAC से 36 लिखा गया है। कैसे, तो जब भी इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व करो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। तो यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर है बी का नंबर होता है 2, उसके बाद में है ए का नंबर होता है 1, उसके बाद में है सी का नंबर होता है 3। अब मेरे भाई यहां पर क्या किया गया है, सबसे पहले तो इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहां पर देखिए 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 3 और 3 हो जाएगा 6। अब 6 से 36 बन जाएगा। कैसे, तो यहां पर क्या किया गया है, इस 6 का किया गया है स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। और ध्यान से देखिए 36 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप यहां पर अब आसानी से बता दोगे कि DCE का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो आंसर हम बिल्कुल बता सकते हैं कि DCE का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का हम करेंगे नंबरिंग। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, पहला लेटर है डी का नंबर होता है कितना, 4, तो यहां पर हम लिख देंगे 4। उसके बाद में क्या है सी का नंबर होता है कितना, 3, तो यहां पर हम लिख देंगे 3। उसके बाद में क्या है ई का नंबर होता है 5। अब क्या करेंगे, इन सभी को यहां पर जोड़ लेंगे। तो यहां पर देखिए 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 7 और 5 हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे, जिस प्रकार से इस 6 का स्क्वायर किया गया है सेम इसी प्रकार से हम 12 का कर देंगे स्क्वायर। 12 का स्क्वायर आप सभी को पता है कितना होता है, तो मेरे भाई 12 का स्क्वायर होता है 144। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 144। अब हमें देखना है कि 144 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 144 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संबंधित अक्षरों को ज्ञात करें। यानी कि यहां पर आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर या कौन से अल्फाबेट लेटर आएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि ZPM को यहां पर
एक्स आर के कैसे लिखा गया है, या फिर मेरे भाई यहां पर देखिए यहां पर जेड पी एम से यहां पर एक्स आर के कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि के एम एल को इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, या फिर के एम एल से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अल्फाबेट लेटर लिखे जाएंगे। तो मेरे भाई ध्यान से समझिए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये, और इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सभी अल्फाबेट लेटर का कर लेना है नंबरिंग। तो यहां पर देखिए मेरे भाई जेड का नंबर होता है 26 है, उसके बाद में क्या है पी का नंबर होता है 16, फिर क्या है एम का नंबर होता है 13। इसी प्रकार से आगे देखिए मेरे भाई यहां पर है एक्स का नंबर होता है 24, फिर क्या है आर का नंबर होता है 18, फिर क्या है के का नंबर होता है 11। अब यहां पर ध्यान से देखिए मेरे भाई यहां पर देखिए जेड आता है 26 नंबर पर है, और देखिए 26 से क्या लिखा गया है, यानी कि 24, यानी कि जेड से लिखा गया है एक्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि 26 से लिखा गया है 24। तो 26 से 24 कैसे लिखा जाएगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 26 में से क्या कर दें, -2 कर दें, तो यहां पर बन जाएगा 24। फिर देखिए पी से क्या बन रहा है आर, यानी कि 16 से क्या बन रहा है 18, तो 16 से 18 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 16 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें, तो 16 और 2 हो जाएगा 18। फिर देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई एम से क्या लिखा जा रहा है के, तो मेरे भाई एम से के यानी कि 13 से लिखा गया है 11, तो 13 से 11 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 13 में से क्या कर दें, -2 कर दें, तो 13 में से -2 करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 11। अब मेरे भाई यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहां पर आपको पता चल गया कि जेड पी एम को यहां पर एक्स आर के कैसे लिखा गया है। तो अब यहां पर आप आसानी से बता सकते हैं कि के एम एल से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अल्फाबेट लिखे जाएंगे। तो आंसर हम बिल्कुल बता सकते हैं कि के एम एल से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अल्फाबेट लेटर लिखे जाएंगे। तो यहां पर देखिए सोल्व करेंगे कैसे, या फिर अल्फाबेट लेटर कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले यहां पर ये वाले अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं, इन सभी का हम करेंगे नंबरिंग। तो यहां पर देखिए सबसे पहले लेटर है के का नंबर होता है 11, उसके बाद में क्या है एम का नंबर होता है 13, फिर क्या है मेरे भाई एल का नंबर होता है 12। अब ध्यान से देखिए यहां पर देखिए पहले लेटर में किया गया था -2, तो यहां पर हम कर देंगे पहले -2, तो मेरे भाई के आता है 11 नंबर पर है, 11 में से -2 करेंगे तो कितना बचेगा 9 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो मेरे भाई 9 नंबर पर पहला लेटर आता है आई, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पहला लेटर भरा जाएगा आई। उसके बाद में देखिए यानी कि के बाद में क्या है एम है। अब यहां पर देखिए -2 करने के बाद में किया गया था +2, तो यहां पर हम कर देंगे +2, तो मेरे भाई एम आता है 13 नंबर पर है, 13 में +2 कर देंगे तो 13 और 2 हो जाएगा 15। अब हमें देखना है कि 15 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो मेरे भाई 15 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है ओ, तो यहां पर हम लिख देंगे ओ, और मेरे भाई आई के बाद में भरा जाएगा यहां पर ओ। इसी प्रकार से क्या है एल है, एल आता है 12 नंबर पर है, और यहां पर ध्यान से देखिए +2 करने के बाद में किया गया था -2, तो यहां पर आगे हम कर देंगे -2, तो एल आता है 12 नंबर पर है, 12 में से -2 करेंगे तो यहां पर बच जाएगा 10, और 10 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो 10 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है जे, यानी कि ओ के बाद में लेटर भरा जाएगा जे, यानी कि के एम एल को यहां पर लिखा जाएगा IOJ। अब हमें देखना है कि IOJ किसी ऑप्शन में है, तो हां सर IOJ ये हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में दिए जाएंगे तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति के अंदर कुल कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे भाई इस तरह के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस तरह के प्रश्न को आप एग्जाम में तभी कर सकते हैं जब आपको शानदार ट्रिक याद हो। तो मेरे भाई वो शानदार ट्रिक क्या है वो देखिए जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे तो ऐसी आकृति में आप याद रखना, ऐसी आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है 8। अब ऐसी आकृति में देखिए कि इस तरह की आकृति में 8 त्रिभुज कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए सिंगल फलक वाले त्रिभुज, यहां पर देखिए मेरे भाई 1 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, 2 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, 3 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये और 4 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये। ठीक है, यानी कि सिंगल फलक वाले कितने त्रिभुज हैं 4। ठीक है, अब इसके साथ में आप देखिए डबल फलक वाले त्रिभुज है। यहां पर देखिए हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए मेरे भाई 1 नंबर त्रिभुज और 2 नंबर त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को मिलाकर एक ये तीसरा त्रिभुज बनता है। ठीक है, यानी कि 1 नंबर त्रिभुज और 2 नंबर त्रिभुज, इन दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज बनता है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे +1 और कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए मेरे भाई 2 नंबर त्रिभुज और 3 नंबर त्रिभुज, इन दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है। तो हां सर बिल्कुल बन रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे +1 और कर देंगे। इसी के साथ में यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए मेरे भाई 3 नंबर त्रिभुज और 4 नंबर त्रिभुज, इन दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो हां सर बिल्कुल बन रहा है। तो यहां पर +1 और कर देंगे। इसी के साथ में मेरे भाई यहां पर और देखिए आप, यहां पर देखिए 1 नंबर त्रिभुज और 4 नंबर त्रिभुज, इन दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे +1 और कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहां पर जो संख्या है इस सभी संख्या को हम टोटल कर देंगे। देखिए 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। यानी कि यहां पर जो ये वाली आकृति है इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या है 8। दूसरा ट्रिक क्या है, तो देखिए यहां पर जब भी इस तरह की आकृति आपको दिखाई दे तो सिंगल फलक वाले आपको क्या करने हैं त्रिभुज काउंट करने हैं। तो इसके अंदर सिंगल फलक वाले कितने त्रिभुज हैं 4। तो मेरे भाई आपको करना क्या है, इस 4 का मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ में। ठीक है, या आपको ज्यादा दिखाई दे तो उसका मल्टीप्लाई भी आपको कर देना है 2 के साथ में। तो यहां पर 4 दिख रही है तो 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में करेंगे तो 4 दूना हो जाएगा 8। यानी कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इस तरह की आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है 8। अब यदि इस तरह की आकृति आपको याद रहेगी, यानी कि इस तरह की आकृति में 8 त्रिभुज यानी कि आपको याद रहेंगे कि ऐसी आकृति में 8 त्रिभुज होते हैं। अब लॉजिक आप क्या लगाएंगे तो वो देखिए अब करना क्या है, इस तरह की आकृति आपको देखनी है कि इस बड़ी वाली आकृति में कितनी दिखाई दे रही है। तो ध्यान से देखिए इस तरह की आकृति इस बड़ी वाली आकृति में हमें दिखाई दे रही है 1। कहां पर दिख रही है तो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई ये वाली आकृति बन रही है। तो हां सर बिल्कुल बन रही है। ध्यान से देखिए इस आकृति को। अब यहां पर देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले यहां पर सिंगल फलक वाले त्रिभुज आप काउंट करिए। यहां पर देखिए 1, 2, इसके साथ में देखिए 3 और ये 4, यानी कि ऐसी आकृति में कितने त्रिभुज हैं 4। ठीक है, अब मैंने लॉजिक बताया था कि पहले सिंगल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करना है, कितने 4 और फिर आपको क्या करना है 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 2 कितना हो जाएगा 8। यानी कि हमारे सामने जो ये 4 फलक वाली आकृति दिख रही है इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या है 8। ठीक है, अब इसी के साथ में देखिए जो सिंगल फलक के अलग त्रिभुज दिख रहे हैं उनको भी आप काउंट कर लीजिए। यहां पर देखिए एक त्रिभुज हमें ये दिख रहा है, उसके साथ में देखिए दूसरा त्रिभुज ये दिख रहा है और तीसरा त्रिभुज ये दिख रहा है। तो 8 के अंदर हम क्या कर देंगे +3 कर देंगे। अब इसी प्रकार से मेरे भाई अब आपको देखने हैं डबल फलक वाले त्रिभुज। ठीक है, हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। अब यहां पर ध्यान से देखिए यहां पर 1 नंबर त्रिभुज और 2 नंबर त्रिभुज, इन दोनों को मिलाने से एक त्रिभुज बन रहा है। तो हां सर बिल्कुल बन रहा है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे +1 कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब यहां पर देखिए 2 नंबर त्रिभुज और 3 नंबर त्रिभुज, इन दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है। बोलो बन रहा है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे +1 और कर देंगे। अब मेरे भाई इसी के साथ में आप देखिए ट्रिपल फलक वाले त्रिभुज। ठीक है, हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए मेरे भाई
पहला ट्रिपल फलक वाला त्रिभुज ध्यान से देखिए, 1 नंबर त्रिभुज, 4 नंबर त्रिभुज और इस 3 नंबर त्रिभुज को मिलाकर एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, प्लस एक और कर देंगे। इसी के साथ में देखिए मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए 3 नंबर त्रिभुज, फिर इस निचले वाले 3 नंबर त्रिभुज को और इसी के साथ में ये 4 नंबर और ये 4 यानी कि 3 नंबर त्रिभुज, इन सभी को मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है। मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं, यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए मेरे भाई इस 3 नंबर त्रिभुज को मिलाएंगे, नीचे का त्रिभुज भी मिलाएंगे 3 नंबर, उसके साथ में ये 4 नंबर और ये 3 नंबर, इन सभी को मिलाकर एक त्रिभुज ये बन जाएगा। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, प्लस एक और कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या इसके अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज और दिख रहा है? तो नहीं सर, इस आकृति के अंदर इन सभी के अलावा कोई अन्य त्रिभुज नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को यहां पर काउंट कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, 11 के बाद में देखिए 12, फिर उसके बाद में देखिए 13, उसके बाद में देखिए 14 और एक लास्ट में 15। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुज या टोटल त्रिभुजों की संख्या है 15। अब हमें देखना है कि 15 त्रिभुज किसी आकृति में है। तो हाँ सर, यानी कि 15 त्रिभुज किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, 15 त्रिभुज हमें दिए गए हैं ऑप्शन डी के अंदर है। तो मेरे भाई तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जाएगा। और मेरे भाई इस पीडीएफ को हमने टॉपिक वाइज कवर किया है। और यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर दोगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि माता, पिता और महिला का सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो मेरे भाई वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो उन शब्दों को ध्यान से देखना है जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है। तो यहां पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहां पर हमारे सामने 3 शब्द हैं जिनसे हमें क्या करना है, वेन डायग्राम तैयार करना है। तो यहां पर देखिए पहला शब्द है माता, दूसरा शब्द है पिता और तीसरा शब्द है महिला। ठीक है, अब यहां पर देखिए अब ये 3 शब्द हैं। अब इन तीनों शब्दों से हमें क्या करना है, वेन डायग्राम तैयार करना है। तो वेन डायग्राम तैयार करने से पहले आपको क्या करना है, इन तीनों शब्दों के अंदर आपको रिलेशन देखना है कि इन तीनों शब्दों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है। तो मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए यहां पर पहला शब्द है माता, दूसरा शब्द है पिता। तो क्या माता और पिता इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, माता और पिता के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि माता अलग होती है और पिता अलग होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर पिता और महिला के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या पिता और महिला के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, पिता और महिला के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि महिला अलग होती है, पिता अलग होते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर रिलेशन देखेंगे माता और महिला के बीच में। तो क्या माता और महिला के बीच में कोई रिलेशन है? तो हां सर, माता और महिला के बीच में रिलेशन है, यानी कि जो माता होती है ये क्या होती है, महिला होती है। थोड़ा सा यहां पर समझिए मेरे भाई, महिला कौन होती है, तो देखिए माता, चाची, ताई, बहन, ये सभी क्या होती हैं, ये सभी होती हैं
महिलाएं, ठीक है। यानी कि फिर यानी कि माता भी क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर देखिए इतना आपको पता चल गया। अब वेन डायग्राम फटाफट से कैसे बनाएंगे तो वो देखिए। यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए यहां पर ये क्या है, यानी कि महिला, और यहां पर ये क्या है, माता। लेकिन अभी आपने बताया कि जो माता होती है ये एक प्रकार यानी कि एक क्या होती है, महिला होती है। तो यहां पर हम पहला आरेख तो हम बनाएंगे किसके लिए, महिला के लिए। तो यहां पर देखिए मेरे भाई ये आरेख हो गया किसके लिए, महिला के लिए। फिर अभी आपने बताया कि जो माता होती है ये क्या होती है, महिला होती है। तो माता आ जाएगी किसके अंदर है, महिला के अंदर है। फिर देखिए अब क्या बच गया, पिता। तो मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए पिता का संबंध क्या माता के साथ में है, तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसी प्रकार से देखिए क्या पिता का संबंध महिला के साथ में है, तो नहीं सर, पिता का संबंध महिला के साथ में भी नहीं है। यानी कि जो पिता है ये माता और महिला इन दोनों से क्या है, अलग है। तो मेरे भाई तीसरा आरेख पिता के लिए इन दोनों से अलग बना देंगे। यानी कि आपका 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो ध्यान से देखिए इस प्रकार का वेन डायग्राम आपको दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि इस पहली आकृति के अंदर यहां पर 54 कैसे आया है। फिर इसी प्रकार से हमें यहां पर पता करना है कि इस दूसरी आकृति में यहां पर 84 कैसे आया है। अब 90% स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हम यहां पर ही क्यों पता करेंगे कि यहां पर 54 आया है और यहां पर 84 आया है, तो यही क्यों पता करेंगे, यहां पर 81 को क्यों नहीं पता करेंगे। तो देखिए मेरे भाई यहां पर प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें जहां पर पूछी गई है हमें वहीं की संख्या पता करनी होती है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो एक बार यहां से देखिए इन सभी को थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। यहां पर आप सभी के सामने प्रश्न दिया गया है मिसिंग नंबर से संबंधित है। अब इस टाइप के प्रश्न को आप सोल्व कैसे करेंगे, देखिए यहां पर देखिए हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले हमें क्या करना है, यहां पर पता करना है कि इस पहली आकृति में यहां पर 54 कैसे आया है। तो मेरे भाई इस 54 को यहां पर लिखा गया है कैसे, सबसे पहले देखिए 54 के जस्ट ऊपर दो संख्या दी गई है, एक संख्या है 81 और एक संख्या है 6। तो यहां पर क्या लॉजिक लगाया है, सबसे पहले यहां पर ध्यान से देखिए जो ये 81 है ये क्या है, तो मेरे भाई जो ये 81 है ये है 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या किया गया है, यहां पर इस 9 का गुणा किया गया है इस 6 के साथ में। तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान से देखिए मेरे भाई 9 का गुणा किया गया है 6 के साथ में, तो 9 छीके कितना हो जाएगा, 9 छीके हो जाएगा 54। और ध्यान से देखिए 54 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे किस दूसरी आकृति में 84 इसी प्रकार से आया है क्या। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 84 के जस्ट ऊपर भी कितनी संख्याएं, 2 हैं। पहली संख्या है 144 और दूसरी संख्या है 7। तो यहां पर देखिए जो ये संख्या 144 है ये क्या है, तो मेरे भाई ये है 7 का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी मेरे भाई ये क्या है, 12 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां पर हम कर देंगे 12 का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस 7 के साथ में। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए 12 का गुणा हम कर देंगे किसके साथ में, 7 के साथ में। तो मेरे भाई 12 संते कितना हो जाएगा, तो 12 संते हो जाएगा 84। और थोड़ा सा ध्यान से देखिए 84 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यहां पर आप आसानी से बता सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आंसर हम बिल्कुल बता
सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से देखिए, इस प्रश्न चिन्ह के जस्ट ऊपर कितनी संख्याएं? 2 हैं। देखिए पहली संख्या है 64 और दूसरी संख्या है 8। तो यहां पर देखिए जो ये चौरा यानी कि ये 64 है, ये क्या है? तो मेरे भाई ये 64 है 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस 8 के साथ में। तो यहां पर देखिए 8 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 8 के साथ में, तो मेरे भाई अंटा कितना हो जाएगा? 64। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 64। अब हमें देखना है कि 64 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, 64 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न आप सभी के सामने, वायुयान की गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि वायुयान की गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि वायुयान की गति को मापने वाले यंत्र को कहते हैं स्पीडोमीटर। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? ऑप्शन ए है समय का, ऑप्शन बी है दूरी का, ऑप्शन सी है द्रव्यमान का, और ऑप्शन डी है प्रकाश की तीव्रता का। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि प्रकाश वर्ष मापन करता है दूरी का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहां पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1935 में, ऑप्शन बी है 1947 में, ऑप्शन सी है 1950 में, और ऑप्शन डी है 1960 में। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वर्ष 1942 में। तो मेरे भाई 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और देखिए इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को आपको एंड तक देखना है, और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कॉमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 2024 में चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि इस बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां पर देखिए आपसे पूछा गया है कि 2024 में चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि 2024 में चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। आवर्त सारणी में 18वें समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है क्षारीय धातु, ऑप्शन बी है हैलोजन, ऑप्शन सी है नोबेल गैस और ऑप्शन डी है संक्रमण धातु। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि आवर्त सारणी में 18वें समूह के तत्वों को कहा जाता है नोबेल गैस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। डीएनए की दोहरी हेलिक्स संरचना को किसने स्पष्ट किया है? ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन बी है वाटसन और क्रिक ने, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और ऑप्शन डी है ग्रेगर मेंडल ने। तो मेरे भाई यहां पर देखें इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि डीएनए की दोहरी हेलिक्स संरचना को स्पष्ट किया है वैज्ञानिक वाटसन और क्रिक ने। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन बी है विटामिन सी की कमी से, ऑप्शन सी है विटामिन डी की कमी से और ऑप्शन डी है विटामिन के की कमी से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो यहां पर देखिए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहां पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है, या रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है। ठीक है, और इस प्रश्न का आंसर करेक्ट हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। और मेरे भाई यहां पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि नील नदी की लंबाई कितनी है। और यहां पर देखिए एक प्रश्न और बनता है यहीं से, और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखना भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। फिर देखिए एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि जो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, इस गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो याद रखना गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं मेरे भाई किलोमीटर, यानी कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, इस गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर है। और 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पेसमेकर का उपयोग किस अंग के लिए किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है मस्तिष्क के लिए, ऑप्शन बी है हृदय के लिए, ऑप्शन सी है गुर्दा के लिए और ऑप्शन डी है फेफड़ों के लिए। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि पेसमेकर का उपयोग किस अंग के लिए किया जाता है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पेसमेकर का उपयोग किया जाता है हृदय अंग के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई देखिए इस क्लास के अंदर या इस यूट्यूब चैनल पर हम आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक यहां पर मॉडल पेपर एंड उसके लिए सभी प्रकार की क्लासेज यहां पर होंगी। इसलिए आपको क्या करना है, एग्जाम तक इस चैनल से जुड़े रहना है। और मैं आपको यह गारंटी देता हूं यदि आप इस चैनल से एग्जाम तक जुड़े रहते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, क्वांटम भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर है क्या होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है। तो यहां पर देखें, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो गुजरात राज्य के अंदर स्थित है अकोदरा गांव। मेरे भाई ये भारत का सबसे पहला क्या है, डिजिटल गांव है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इस प्रश्न को आप जरूर नोट करना, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। आपसे पूछा गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। तो मेरे भाई यहां पर देखें, चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी वैलेंटीना तेरेस्कोवा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई देखिए, किसी भी प्रश्न में यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। या फिर देखिए, इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ब्लैक होल का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। तो यहां पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि ब्लैक होल का सिद्धांत दिया गया था वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के द्वारा, या स्टीफन हॉकिंग के द्वारा दिया गया था ब्लैक होल का सिद्धांत। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहां पर देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के सभी सब्जेक्ट के ऊपर लगभग टॉपिक वाइज हमने 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जाएगा। और मेरे भाई ये 21,000 प्लस क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। और जो भी अभ्यर्थी इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों के साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी क्लासेज होंगी, यदि उन सभी क्लासों को देख लेता है तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को पहली बार के अंदर क्रैक कर जाओगे। अब यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और इसी के साथ में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर इस यूट्यूब चैनल के अंदर जितनी भी क्लासेज होती हैं उन सभी क्लासों का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री के अंदर दिया जाएगा। और किसी भी एग्जाम से संबंधित जो भी जानकारी होगी वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का हरित क्रांति किससे संबंधित है। या फिर देखिए, इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भारत का ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो मेरे भाई यहां पर देखें, चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का हरित क्रांति संबंधित है गेहूं और चावल उत्पादन के लिए। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल
बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने लगभग 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 प्रश्नों में से लगभग 18+ % सही हुए हैं तो उनकी तैयारी बेहतर है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।